कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण अर्थात PRS 2024 के अंतर्गत कक्षा 9वीं के गणित विषय का जो NES एग्ज़ाम होने वाला है 4 दिसंबर 2024 को, उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए विभाग के द्वारा जो 100 प्रश्नों की एक बुकलेट जारी करी गई है, उस बुकलेट के प्रश्न संख्या 51 से 75 को हल करेंगे। इससे पहले हमने दो अलग अलग वीडियो के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1 से 25 और 26 से 50 ये दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। उन वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त 3 वीक का जो अभ्यास पेपर आया हुआ है, वीक 1, वीक 2 और वीक 3 का, उनके लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख लीजिएगा। NES एग्जाम की तैयारी के लिए, राष्ट्रीय परख परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए आप यह वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो पेपर आएगा वो लगभग इसी तरह का ही पेपर आना है जो कि प्रश्न विभाग ने डाले हैं। तो आप इन प्रश्नों की तैयारी करके गणित में ज़्यादा अच्छे से अच्छे अंक ला पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 51 करेंगे, जिसमें दिया हुआ है संख्या 5, 4 और आगे एक अंक हमारा यहाँ पर गायब है और आगे लिखा है 7। 5400 कुछ ये अंक है, 4 अंकों की संख्या। अंक 3 से विभाज्य है। रिक्त स्थान में आने वाले अंक बताइए जिससे उक्त संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। ये वाली जो संख्या है जिसके 3 अंक हमें पता है, 1 अंक हमें नहीं पता, इस वाली जगह पर जो खाली जगह पड़ी है, इस पे कौन सा अंक आएगा इनमें से 4 ऑप्शन में से, तो हमें बताना है। और शर्त यह है कि ये 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर आपको भाजकता का नियम पता है तो 3 से भाजकता का जो नियम होता है वो क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम, कि अंकों का योग कीजिए आप। अंकों का योग करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 का गुणज होगा। 3 का गुणज यानी 3 के पहाड़े में आने वाली कोई नंबर होनी चाहिए। अंकों का योग अगर 3 का गुणज है तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। अब हमारे पास ये संख्या है 5, 4, एक अंक गायब है इसमें और आगे है 7। तो इन तीनों अंकों का योग करें अगर हम, 5 + 4 प्लस यहां पर कोई अंक नहीं है उसको हम x मान लेते हैं और प्लस में 7, तो 5 और 4 9, 9 और 7 16। 16 तो हमारा इनका योग आ गया और प्लस में आ गया इसके साथ x। अब इस x के बदले में क्या अंक आ सकता है वो हमने देखना है। तो आप यहां पर ये ऑप्शन है, यहां से ट्राई करके देखोगे। 2 अगर यहां लिखते हैं x की जगह पर, 16 + 2 18, यानी 18 आ गया। तो 18 तो 3 का गुणज है, यानी ये सही है, 2 होगा इसका आंसर। 5 को चेक करें तो 5 रखने पर 16 + 5 21, यानी कि अब भी हमारे पास 3 का गुणज ही प्राप्त हो रहा है। 21 भी 3 का गुणज है। 8 रखने पर 16 और 8 24, 24 भी 3 का गुणज है, यानी ये तीनों ही आंसर है हमारे, 2, 5 या 8 तीनों आंसर आ सकते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन पर हम यहां पर टिक कर देंगे। अब थोड़ा सा आगे वाले ऑप्शंस को भी आप देखो। 16 में अगर हम 3 जोड़ते हैं, 16 और 3 19, तो हमारा आंसर 19 आता है जो कि 3 का गुणज नहीं है। 16 में 6 जोड़ने पर 16 और 6 22, ये भी आंसर नहीं है। 16 में 9 जोड़ने पर आंसर आएगा 25 जो कि 3 का गुणज नहीं है। इस वाले में 5 और 8 जोड़ने पर तो 3 का गुणज आता है, लेकिन 3 जोड़ने पर 19 आता है जो कि 3 का गुणज नहीं है। तो इस तरह से आप बाकियों के भी चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 52। यहां पर लिखा हुआ है, भंवरों के झुंड में से 1/5 भाग कदम्ब के फूल पर जा बैठा, 1/3 गुलाब के फूल पर, तथा इन दो संख्याओं के अंतर का 3 गुना तिगुना उड़कर चमेली के पुष्प पर जा बैठा। तब झुंड में केवल 10 भंवरे ही रह गए। झुंड में प्रारंभ में कितने भंवरे थे? क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में x भंवरे थे। ठीक है, x भंवरे थे। उस x का 1/5 भाग कदम्ब के फूल पर जाके बैठा। इस x का 1/5 भाग यानी x/5 भाग, x का 1/5 कितना होगा? x/5 होगा। ये तो बैठ गया कदम्ब के फूल पर, और 1/3 भाग गुलाब के फूल पर बैठा है इसी x का। तो x का
1/3 x/3। ये जाके बैठा है गुलाब के फूल पर। आगे लिखा है इन दो संख्याओं के अंतर का तिगुना, इन दोनों का जो अंतर होगा उसका 3 गुना चमेली के पुष्प पर बैठा है। तो इन दोनों में से बड़ा मान होगा x/3, x/5 छोटा होगा, तो x/3 में से x/5 घटा दीजिए और जो आंसर आएगा उसका 3 गुना x/3 माइनस x/5 ये बैठ गया चमेली के पुष्प पर। अब ये हमें सारे पता चल गए। प्रारंभ में x थे भंवरों की संख्या झुंड में, उसमें से 1/5 कदम्ब के फूल पर बैठे, x/3 गुलाब के फूल पर, और x/3 माइनस x/5 का 3 गुना किस पर बैठा है, जाकर चमेली के फूल पर। इस x में से इन सभी को घटा दीजिए तो आखिर में हमारे पास 10 भंवरे बचे हुए हैं, तो बराबर में आंसर इसका 10 आएगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम। x माइनस x/5 माइनस x/3, अब इस -3 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 3x/3 करेंगे तो माइनस का x, फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो गए प्लस, 3 का गुणा अंदर करेंगे तो 3x/5। अब देखिए ये प्लस का x ये माइनस का x दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बराबर में इसके 10 दिया हुआ है। अब इसके बाद आप देखो हमारे पास बच गया -x/5 माइनस x/3 और प्लस का 3x/5। इसके बटा में 5, 3 और 5 है, तो ये बटा में 3 संख्याएं हैं 5, 3, 5। चाहे तो आप इनका लघुत्तम ले लो या फिर पूरी इसके साथ अगर आप देखोगे तो 15 लघुत्तम आएगा। लघुत्तम 15 है तो 15 से गुणा कर देंगे हम। 15 से गुणा करने पर क्या होगा, ये सारे मान नीचे वाले हट जाएंगे। तो हम इसका 15 से गुणा कर रहे हैं, बराबर में 10 दिया हुआ है, उसके साथ भी 15 का गुणा करना है और इनके साथ भी हम एक एक करके 15 का गुणा करते हैं, फिर इसे सोल्व करेंगे आगे। सबसे पहले देखो इसके साथ गुणा करते हैं, -x/5 के साथ 15 का गुणा करेंगे तो 15x, 15x में 5 का भाग देंगे तो माइनस के बच जाएंगे 3x। इसमें 15 का गुणा करेंगे 15x, 15x में 3 का भाग दिया 5x, ये भी माइनस के। इसके साथ 15 का गुणा करेंगे तो 15 से 5 कट जाएगा, या 15 दिए 45, 45x में 5 का भाग देंगे तो 9x आएगा। अब देखो प्लस के तो है 9x और माइनस के हैं 3 और 5 8, 9x में से 8x माइनस करेंगे तो x बच जाएगा। 10 का 15 से गुणा 150। इस तरह से हमारा जो शुरू में हमने माना था कि भंवरों की संख्या पूरे झुंड के अंदर कितनी है x, और x का मान हमें 150 मिला है, तो झुंड में भंवरों की संख्या हो गई 150। ऑप्शन ब हमारा राइट हो गया। ओके आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 53, संख्या 73,500 और यहाँ पर एक नंबर हमें दिया हुआ नहीं है और इनटू में इसके आगे लास्ट में 3 है, में रिक्त स्थान में आने वाले अंक बताइए जिससे संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। 9 से विभाज्य होने के लिए 9 की भाजकता का नियम हमें पता लगाना पड़ेगा। 9 की भाजकता का जो नियम है वो क्या है, 9 की भाजकता का नियम है कि अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। अंकों का योग 9 का गुणज अगर होता है, 9 का गुणज अगर होता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होती है। अंकों का योग करने पे 9, 18, 27, 36 इस तरह से कोई संख्या आनी चाहिए। अब इस संख्या के अंक दे रखे हैं 7 + 3 + 5 प्लस आगे हमें अंक नहीं पता तो हम x मान लेते हैं और उसके आगे 3। 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 + x, 18 + x। अब इस x की जगह पर क्या आएगा, तो यहां से अपने देखते हैं x की जगह 3 रखते हैं तो 18 और 3 21, 9 का गुणज नहीं है। x की जगह 6 रखते हैं तो 18 और 6 24, ये भी नहीं है 3 का गुणज, सॉरी 9 का गुणज। दूसरा ऑप्शन 3 और 9, 18 और 3 21, 3 का गुणज तो बन रहा है लेकिन 9 का गुणज नहीं बन रहा। 18 और 9 27, 9 सही है, 27 भी 3 का गुणज है, 9 का गुणज है, तो इसका मतलब ये तो सही है लेकिन ये गलत है, तो पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया। सही ऑप्शन में देखो 0,9, यहाँ 0 रखने पे 18 + 0 18, तो आंसर आ रहा है ना हमारा गुणज, और 9 रखने पर 18 9 27 ये भी आ रहा है,
तो ये स ऑप्शन हमारा सही हो गया। दोनों ही मान इसमें आ सकते हैं। x का मान यानी जो लुप्त अंक है, जो गायब है अंक, उसका मान 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं। तो स ऑप्शन राइट हो गया इसका। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 54। यदि चाय का मूल्य 20% बढ़ जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उस पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि न हो। चाय का जो मूल्य है वो 20% बढ़ गया, ठीक है। अब उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करी जाए कि उसके मूल्य के बढ़ने के बावजूद भी उसका जो व्यय है, चाय पे होने वाला जो व्यय है, उसमें कोई वृद्धि ना हो। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखो, हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम चाय पहले 100 रुपए की आती थी, ठीक है। ये शुरू की है, 100 ग्राम चाय 100 रुपए की आती थी, मूल्य 20% बढ़ गया। अब क्या हुआ? 100 ग्राम चाय 120 रुपए की आने लग गई। 20% बढ़ गया ना इसका मूल्य। 100 ग्राम चाय अब 120 रुपए की आती है, पहले 100 ग्राम चाय 100 रुपए की आती थी। अब प्रश्न ये कह रहा है कि हमें ये जो 120 रुपए है ना, इसकी जगह पर हमें केवल 100 रुपए लगाने हैं। 100 रुपए में चाय की मात्रा कम कर दो। ये जो इसकी 100 ग्राम की जो हमने वजन लिया है, उस मात्रा को कम करके कितना वजन कम करना पड़ेगा वो हमने देखना है, मात्रा को कितना कम करना है। तो आप ये देखो, 120 रुपए में 100 ग्राम आ रहा है, तो 100 रुपए में कितने ग्राम आएगा वो देखना है हमने। तो 100 रुपए में कितने ग्राम आएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो हम देखते हैं 100 ग्राम, 100 रुपए में कितने ग्राम आएगा। 120 रुपए में तो आ रहा है 100 ग्राम। 1 रुपए में कितना आएगा? 100 बटा 120 ग्राम। और 100 रुपए में कितना आएगा? 100 बटा 120 ग्राम गुणा में 100 ग्राम। 0 से 1 0 कट जाएगी, ये बन जाएगा 1000। 100 का गुणा 10 से करेंगे 1000 बटा 12। 1000 का 12 से भाग दे दीजिए। 1000 में 12 का भाग, 12 8 96, 4 बच गया 40, 0 उतर गया नीचे, 12 3 36, फिर 4 बच गया। अब आगे भाग नहीं जाएगा, तो ये बच जाएगा 83 सही 4 बटे 12, और 4 बटे 12 आगे कटेंगे, 83 सही 1/3। 83 सही 1/3 ग्राम। अब क्या आएगा हमारे पास? पहले जो 100 ग्राम आ रही थी मात्रा, अब वो 83 सही 1/3 ग्राम आएगी। तो इस वैल्यू से हम देखें अगर हमारे पास क्या बचता है, पहले 100 ग्राम थी, उसमें अब आ रही है 83 सही 1/3 ग्राम। कितना कम हुआ? तो अगर आप 100 में से 83 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 17। लेकिन 83 से ही 1/3, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 16 से ही 2/3 आ जाएगा। 16 से ही 2/3 ग्राम की कमी हो गई। अब यहाँ ऑप्शन में 16 से ही 2/3 नहीं है, तो हम इसको दोबारा से अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 3 और 16 का गुना 48 और 2 50। 50/3 ग्राम की कमी हुई। कितने में? 100 में से। तो इसका प्रतिशत बन जाएगा 50/3%। ब ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ऑप्शन ब पे टिक कर दीजिए। आगे है इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्षा ने वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग किया, जबकि उसकी मित्र दीपिका ने वर्ग के परिमाप का सूत्र प्रयोग किया। आश्चर्य की बात है कि दोनों के उत्तर संख्यात्मक रूप से एक ही थे। बताइए कि जिस वर्ग पर वे कार्य कर रहे थे उसकी भुजा की लंबाई है। उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ये सवाल ऑप्शन से ही हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है पहले में 8 इकाई, तो 8 इकाई पर आप इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप देखो क्या बराबर आता है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, 8 का वर्ग 64 होता है, और इसका परिमाप करोगे तो 4 गुना भुजा, 4 × 8 करोगे तो 32। ये दोनों तो बराबर नहीं आए, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। 6 इकाई अगर हो जाता है तो 6 जो इकाई दे रखी है इसका वर्ग करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो 6 का वर्ग 36, और अगर परिमाप निकालेंगे तो 4 गुना भुजा यानी 4 × 6, 4 छिके 24। ये दोनों बराबर नहीं आए, तो 6 इकाई भी नहीं हो सकती भुजा की माप। 4 इकाई पे देखो, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। और अगर हम इस 4 इकाई वाले वर्ग का परिमाप निकालते हैं तो 4 गुना भुजा, 4 चौके 16,
16 21 इसका भी आ गया। तो दोनों के आंसर सेम आ गए हैं, यानी कि दीपिका और वर्षा दोनों जिस वर्ग पे कार्य कर रहे थे उस वर्ग की भुजा 4 इकाई होगी, तभी तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप बराबर आ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा स राइट आंसर। आगे है इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है। असत्य कथन देखो, पहला है दो विषम संख्याओं का योग विषम होता है। दो विषम संख्याएं हैं जैसे 3 और 5, 11 और 13, 26 27 और 31, ये सारी संख्याएं विषम है। आप कोई भी दो विषम संख्याओं का जोड़ करिए, हमेशा सम संख्या आएगा। ठीक है, विषम प्लस विषम हमेशा सम होता है। आपको पता लग गया होगा, विषम संख्या जिसके अंदर एक शेष बचता है 2 से भाग देने पर, तो एक इसमें से शेष, एक इसमें से शेष, दोनों मिलकर एक सम संख्या का निर्माण करेंगे। तो ये हमेशा विषम प्लस विषम सम संख्या होती है, यानी ये कथन गलत लिखा हुआ है, असत्य कथन है। तो यही हमारा आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो गया। परंतु अगर आप आगे वाले ऑप्शन देखो तो क्या वो सही है क्या, वो ये भी चेक कर लो। एक त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के लिए भी ये बात सत्य होगी। तो ये कथन है हमारा एक्यूरेट है, बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी बिल्कुल बात सही है। अंतः कोण जो त्रिभुज के अंदर बनते हैं, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपने पढ़ा होगा। फिर है दो सम संख्याओं का योग सम होता है। सम संख्याएं हमेशा जुड़ने पर सम संख्या ही बनती है, इसलिए ये तीनों कथन सत्य है, केवल ऑप्शन ए है हमारा असत्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 57, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 13,824 का घनमूल है। तो एक तो है इसका तरीका, आप इसके गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के बाद गुणनखंड जब आ जाएंगे उसमें से आप 3-3 के समूह बनाइए। 3-3 के समूह बनाओगे तो उसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। घनमूल ज्ञात करने का तरीका होता है। लेकिन दूसरा तरीका अगर आप बिना कैलकुलेशन के देखना चाहो तो आप देखो, इसका जो अंतिम अंक क्या है 4, यानी इन नीचे वाले 4 ऑप्शन में से हमने ये देखना है कि किस संख्या के घनफल के अंतिम अंक का मान 4 आता है। तो अगर 3 को देखें तो 3 का अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9, 9 3 27, अंतिम अंक 7 आता है, यानी ये उत्तर तो हो नहीं सकता। आगे 38 में देखें 8, 8 का 3 बार गुणा करते हैं, तो 8 का 3 बार गुणा करते हैं, 8 8 64, 64 का अंतिम अंक 4 है, 4 का गुणा आगे करेंगे, 4 8 32, 32 का आ जाएगा 2, यानी इसका भी अंतिम अंक 2 आएगा, यानी कि 38 को 3 बार गुणा करेंगे तो 13,824 तो नहीं आएगा। ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। बाकी दो ऑप्शन में देखो, 4 यहां दिया हुआ है, 4 यहां दिया हुआ है, तो कोई एक चेक कर लो। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 का 6, 6 का गुणा आगे 4 से और करेंगे, 6 चौके 24, यानी इसमें 4 आ रहा है अंतिम अंक। तो हमारा 24 या 34 में से कोई एक उत्तर सही आंसर है हमारा, या तो 24 उत्तर आएगा या 34 आएगा। अब इसकी पहचान कैसे होगी कि 24 आएगा या 34 आएगा? तो आप इस संख्या में देखो, घनमूल निकालने के लिए हमें 3-3 के समूह बनाने पड़ते हैं। एक तो ये समूह बन गया 824 का, और दूसरा समूह बना है 13 का, इसमें एक अंक कम है। अब आप यहां पर जो संख्या लिख रहे हो, इसका अंतिम 824 पे तो ये 4 या ये 4, ये डिपेंड करता है। ये 2 या 3, इनको देखकर हम इस 13 पे पहुंचेंगे। देखो 2 का अगर हम घनफल निकालते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 8 आता है, ठीक है। और 3 का घनफल निकालते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आता है 27। अब देखिए, अगर 34 को देखें तो यहां पर फिर क्या होना चाहिए, 27 से बड़ा अंक होना चाहिए। 27 से कोई भी बड़ा अंक होगा तो ये 34 आंसर होता। अब यहां पर 24 में देखें तो 8 से तो बड़ा है, ये 13 जो है वो 8 से बड़ा है, यानी ये आंसर है हमारा। तो इसको हमने टिक करना है। ओके, अब ये तो था हमारा संख्या को देखकर आंसर बताना। दूसरा मेथड ये था कि इसके घनमूल निकालने के लिए अपने को इसके गुणनखंड करने होंगे। तो गुणनखंड अगर आप इसके करोगे तो कैसे करोगे, जब आप 13,824 के गुणनखंड करोगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, 2 मिल जाएगा 9 बार, 2 के गुणनखंड करोगे तो 2 9 बार आएगा, और एक बार आ जाएगा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बार हुआ है तो ये 9 बार,
और 3 आएगा 3 बार। अब इसको आप देखोगे तो 2 का एक समूह, 2 का दूसरा समूह, 2 का तीसरा समूह, 3 का पहला समूह। इसमें से एक 2 बाहर आएगा, इसमें से एक 2 बाहर आएगा वर्गमूल घनमूल निकालने के लिए। एक 2 और आ जाएगा इसमें से, और अंतिम 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। इस तरह से भी आप कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको फिर वो घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड करने पड़ते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता। आगे है 58 नंबर क्वेश्चन। संख्या दे रखी है 75,300। आगे कुछ नंबर है जो हमें नहीं पता, उसके कारण पूरी संख्या नहीं पढ़ पाएंगे। में रिक्त स्थान में आने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। तो 6 से भाजकता आपको पता होनी चाहिए। एक तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। दूसरा, अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। अंकों का योग 3 का गुणज हो। देखो, सम संख्या का मतलब अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, तो इसका अंतिम अंक 4 है, तो ये वाली प्रॉपर्टी तो लग गई। अब अंकों का योग 3 का गुणज बनाना है। अंकों का योग 3 का गुणज, तो अंकों का योग करके देखो, 7 + 5 + 3 + x + 4। जो अंक ज्ञात नहीं होता उसे x लिखते होते हैं। अब जोड़ करो, 7 5 12 3 15, 15 4 19, 19 + x। अब 19 में क्या जोड़ें कि 3 का पहाड़ा बन जाए, तो 19 के जस्ट बाद आता है 21। 21 बनाने के लिए हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो 22 बनेगा, 6 जोड़ने पे 25 बनेगा, 5 जोड़ने पर 24 बनेगा। ये भी 3 का गुणज है, 3 का गुणज ये भी आ रहा है, यानी यहाँ 5 भी हो सकता है। और 2 जोड़ने पर 19 और 2 21 भी बन रहा है। तो आप देखो बच्चों, हमसे ये पूछा गया है कि रिक्त स्थान में आने वाली सबसे छोटी संख्या, तो 5 और 2 दोनों ही हमारे आंसर है। लेकिन जब ये बात लिखी आ जाए कि सबसे छोटी संख्या, तो उसमें हम 5 और 2 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो ऑप्शन के हिसाब से तो 5 आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता। आगे है इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन। 4 घंटियां क्रमशः 5 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो बताइए कि वे सभी घंटियां एक साथ कितनी देर बाद बजेगी। ये सारी जो हमारे पास संख्याएं हैं, घंटियां बजने की समय अवधि लिखी हुई है, ये अलग अलग समय है। चारों घंटियां एक साथ हमने बजा दी, अब उसके बाद दोबारा कब एक साथ बजेगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 5 का, 6 का, 8 का और 12 का, इन सभी का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम। और एलसीएम निकालने का मेथड आपको आता ही होगा, एलसीएम से हम इसका आंसर निकाल देंगे। एलसीएम 5 के, 6 के, 8 के और 12 के जब आप गुणनखंड करोगे, तो इनके गुणनखंड में देखो, सबसे छोटा 2 के गुणनखंड 8 में 3 बार 2 आता है, और 12 में आता है 2 बार, 6 में 1 बार आता है, 5 में तो आता ही नहीं है। तो मैक्सिमम 3 बार किस में आ रहा है, 8 में आ रहा है। 3 के गुणनखंड इसमें 1 बार है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें 1 बार है, तो 3 केवल 1 ही बार आएगा। 5 के गुणनखंड इसमें 5 1 बार है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो 5 1 बार 5 लिखा जाएगा। अब इनका आप कर दीजिए गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24 5 120, 120 उत्तर आ गया। यानी 120 सेकंड यानी 2 मिनट के बाद चारों घंटियां एक साथ दोबारा से बजेगी। द ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 60। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया था, ये वीकली जो अभ्यास था उसमें आया था। इसका आंसर अगर आपको याद है तो ये है हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,04,89 इसका उत्तर आएगा। और ये निकाला कैसे था उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया है, वो वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपने देखी हुई है वीडियो तो आपको ये पता होगा। ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन भी है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से 500 के बीच में जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो ये ऐसी 2 ही संख्याएं थी बच्चों, एक तो था 1 और दूसरा था 64। ये 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या भी है, पूर्ण घन संख्या भी है। और इसकी रेंज क्या है, 1 से लेकर 500। तो इसके बीच में
यहां से इन संख्याओं में से 2 आंसर आ जाएगा। स ऑप्शन हमारा राइट हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन का जो है इसमें थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यानपूर्वक सोल्व करना होगा। हमें दिया हुआ है x बराबर 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, तो x प्लस 1/x होगा। x की वैल्यू दे दी, x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी है, x प्लस 1/x, इसका मान हमने ज्ञात करना है। तो x का मान तो है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, ये पूरा मान किसका है, x का, और प्लस में 1/x, तो ये दोबारा से लिख दीजिए 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और इसकी वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसके बटा में हम 1 लगा के इसका अगर हम बटरफ्लाई रूल से या लघुत्तम लेकर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, नीचे आएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और इसका गुणा इससे होगा, पूरी वैल्यू है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 1। ठीक है, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता होगा बच्चों कि 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 बटा में एक अपरिमेय संख्या है, हर में है, ये अंश में होता कोई दिक्कत नहीं, अगर हर में है तो हमें इस वैल्यू को हर का प्रमेयीकरण वाला जो मेथड था, हमने 9th क्लास की जो प्रश्नावली 1 है उसमें करा हुआ है, तो इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 इसका संयुग्मी होगा, जिससे हम इसका गुणा करेंगे 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 के साथ, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, फिर इसे थोड़ा डिटेल में हल करना पड़ेगा हमें। अब देखो बच्चों इसका गुणा कैसे होगा, नीचे तो फॉर्मूला बन रहा है 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, इनका अपने अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा, गुणा करने पर इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर, इसके साथ इस पूरी संख्या के साथ ये 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 का गुणा कर दो, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, इस पूरी वैल्यू का गुणा इस पूरी वैल्यू से हुआ है। थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, हमें इसकी क्वेश्चन की जो क्लिष्टता है उसको ध्यान में रखते हुए इसे हल करना पड़ेगा, सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को। देखो इस पूरी वैल्यू का हमने इससे तो गुणा कर दिया, लेकिन प्लस 1 के साथ अभी करा नहीं है, तो प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे तो 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 इसका आगे सोल्यूशन आएगा, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 और 3 का गुणा करेंगे 48, यानी 49 माइनस 48, तो ये 1 बन गया, ये सारा कटने के बाद 1 बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा यहां से, इसकी वैल्यू यहां से हट गई। तो हमारे पास अब बच जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और इनटू में इसके साथ है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर है तो 2 बार दिया हुआ है ये 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, उनमें से 2 का जब आप गुणा करोगे, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का गुणा 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 से करोगे, तो उनका गुणा करने पर आपके पास फिर से 1 बन जाएगा। जैसे एक बार प्लस और एक बार माइनस वाली ये 2 संख्याएं हैं, इनका गुणा करने पे हमारे पास 1 बन गया था। तो यहां पर भी क्या होगा, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा, और 1 बच गया हमारे पास 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, क्योंकि यहां पावर में 2 थे, 1 के साथ तो गुणा होके 1 बन गया और दूसरा बच गया, और प्लस में 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 तो है ही, बटा, तो बटा में इसके साथ 1 था वो तो हट गया। अब इसे सोल्व करेंगे, 1 का अंदर गुणा करेंगे, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 एज इट इज, और प्लस में 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, प्लस का 4 अंडर रूट 3 माइनस के 4 अंडर रूट 3 से कैंसिल हो गया, 7 प्लस 7 हो जाएंगे आगे 14। तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था लेकिन आंसर हमें इसका मिल गया, ब ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 63, यदि हम 45 और 90 के योग को उनके अंतर से विभाजित करते हैं तो उत्तर क्या होगा।
45 प्लस 90 इनका योग और इनका अंतर, 45 और 90 का अंतर 90 माइनस 45। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 45 और 90 का योग होता है 135 और इनका अंतर करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 और 135, 45 के पहाड़े से कट जाएंगे, 45 एकम 45, 45 दिए 135, तो आंसर आ गया 3। आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, न तो अभाज्य और न ही भाज्य। हमें ऑप्शन में 3 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जो संख्याएं है ना, इन ऑप्शन दिए हुए इनके अनुसार 3 कहां बैठता है वो देखना है। ये वाला ऑप्शन तो नहीं बैठेगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास न तो अभाज्य और न ही भाज्य संख्या लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ये ऑप्शन हो सकता है सही। देखो सब अभाज्य संख्याएं ये होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनमें से 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जो कि एकमात्र सम संख्या भी है। 3 क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी है जो कि विषम भी है। सबसे छोटी तो ये है, लेकिन विषम संख्याओं में सबसे छोटी ये 3 है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो कि 3 होती है, तो 3 ऑप्शन है हमारा, इसका आंसर ही 3 आया, तो ये ऑप्शन स राइट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 64। 675 में कम से कम किस संख्या का भाग दिया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? 675 में हमने एक संख्या का भाग देना है इन संख्याओं में से, ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 675 के हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। 675 में अगर हम 3 का भाग देते हैं, तो देखिए 3 का भाग देने पर ये आता है हमारे पास 3 गुणा 225। अब यहीं से हमें आंसर मिल गया। 2 का भाग तो इसमें जा नहीं रहा था, 3 का भाग देते ही हमारे पास हमें आंसर मिल गया। 225 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका उत्तर 15 होता है। 225 का वर्गमूल 15, तो ये 3 एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर। इस 3 को ही हमने डिवाइड में करना है ताकि ये 3 हट जाए। तो इस 4 ऑप्शन में से हमारा स ऑप्शन है वो राइट है। 3 से भाग देने पर 675 में हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये था कि आप इस 675 के गुणनखंड कर लीजिए, सारे ही गुणनखंड करोगे तो आपको इस तरह से मिलेंगे इसके गुणनखंड, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो देखिए 5 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हमें हटाना है, तो बटा में 3 लिखना पड़ेगा ताकि ये हट जाए, तो यानी 3 आंसर आ गया इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 24, 36, 48 तथा 60 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। इन सारी संख्याओं में से वो संख्या हमने छांटनी है जब हम 24, 36, 48 और 60 से भाग देते हैं, हर बार 3 शेष बचे। तो आप इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालिए। इनका जो एलसीएम होगा उसमें पूरी सारी संख्याएं हैं वो आपस में पूर्णतः डिवाइड होएगी। 24 का भी डिवाइड होगा, 36 का भी डिवाइड होगा, 48 का भी डिवाइड होगा और 60 का भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, जो एलसीएम आएगा उसमें। लेकिन 3 शेष बचने चाहिए, तो जो एलसीएम आएगा ना उसमें 3 ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब क्या हुआ, भाग देने पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, और जो हमने 3 एक्स्ट्रा जोड़े हैं वो 3 हर बार शेष बचेंगे। तो इनका एलसीएम निकालना है हमें मेन इसमें। तो 24 के गुणनखंड कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 24 के गुणनखंड है। 36 के गुणनखंड कीजिए, 36 के गुणनखंड होते हैं, 36 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 48 के गुणनखंड भी कर लेते हैं, 48 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और 60 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये सारी संख्याओं के हमने गुणनखंड कर लिए। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हमें अधिकतम घात वाले गुणनखंड लेने होते हैं। 2 की घात यहाँ 3 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 4 आएगा। सबसे बड़ी जो घात है 2 की वो 4 है। ठीक है, 3 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, 3 को 2 बार लिखना पड़ेगा सबसे बड़ी घात। और 5 इन बाकियों में नहीं है, केवल 1 बार इसमें आया हुआ है, तो 5 भी 1 बार लिखा जाएगा। अब इनका गुणा कीजिए। अगर किसी गुणनखंड में 5 और 2 आए हुए हैं तो उनका गुणा पहले कर दो। 5 का गुणा 2 से किया, 5 दूनी 10,
10 का दुगुना 20, 20 का दुगुना 40, 40 का दुगुना 80, 80 इंटू 3, 8 ये 24, 240, 240 का गुणा करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 240 का 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 720, 720 का 5 से गुणा करेंगे तो 720 का 5 से गुणा करेंगे तो 3600 आएगा। हमने इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी कर दी, ज्यादा बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है। देखो हमने इस 5 का गुणा तो पहले से ही कर लिया था, तो 720 के बाद में दोबारा से आगे 5 से गुणा नहीं करना था। हमने 720 के बाद में इस 5 का गुणा पहले होने के कारण हमारा आंसर 720 आ गया। अब जो एक्चुअल आंसर आएगा वो 720 से 3 अधिक होगा, जो शेष बच रहे हैं 3, तो 720 और 3 723। बे ऑप्शन हमारा राइट है, बे ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं 66 नंबर। 35 को कम से कम कौन सी संख्या से गुणा करें कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 35 को किस संख्या से गुणा करें ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 35 के पहले आप गुणनखंड देखिए, 35 के गुणनखंड ज्यादा नहीं होते, 5 और 7 ही होते हैं। 5 गुणा 7 35। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें जोड़े चाहिए, 5 का भी जोड़ा चाहिए, 7 का भी जोड़ा चाहिए, लेकिन यहां पर तो ना तो 5 का जोड़ा है ना 7 का जोड़ा है, यानी एक 5 एक्स्ट्रा चाहिए, एक 7 एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमें 5 का भी गुणा करना है और 7 का भी गुणा करना है, ये दोनों संख्याओं से हमें गुणा करना है। तो ऑप्शन नंबर ब में लिखा हुआ है 5 गुणा 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ब। ठीक है, आगे सवाल नंबर 67। आकृति ए बी सी के छायांकित भागों की भिन्नों का योग बताना है। इनकी भिन्न संख्याएं लिखकर फिर उनका योग भी करना है। तो पहले आप ये पहली ए वाली आकृति में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 भाग हैं। उनमें से 1 2 3 4 5 6 भागों में क्या भरा हुआ है, रंग भरा हुआ है, छायांकित भाग है, यानी ये भिन्न बन गई 1/2। 6/12 का मतलब 1/2। दूसरी भिन्न में आपको पता ही लग रहा है, 3 में से 1 में रंग भरा हुआ है तो 1/3। और चौथी वाली जो है उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 में रंग भरा हुआ है, तो ये भिन्न आगे कटने के बाद में 1/4 बन गई। ये 3 हमारी भिन्न संख्याएं हैं। अब इनका हम योग कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे 1/3 और फिर लिखेंगे 1/4। अब इनका योग करेंगे तो सबसे पहले आपको बटरफ्लाई रूल यहां मैं डायरेक्टली समझा देता हूं। 2 का 3 का और 4 का आपस में गुणा कर दीजिए या इनका लघुत्तम ले लीजिए। 2 3 और 4 का लघुत्तम 12 आता है। ठीक है, 2 3 4 का लघुत्तम 12 है। बटरफ्लाई रूल नहीं लगाकर हम लघुत्तम वाला कर लेते हैं क्योंकि संख्याएं छोटी छोटी है। 12 तो आएगा बटा में, तो ऑप्शन वैसे आपको यहाँ पता लग ही रहा होगा कि 12 वाला आंसर आएगा, ये 13/12, क्योंकि बाकियों के बटा में 12 नहीं है। आंसर भी देख लेते हैं। बटा में इसके 2 है तो 2 छिके 12 होता है, तो 6 का ऊपर गुणा करेंगे 1 के साथ तो 6 आ जाएगा। 3 चौके 12 होता है तो 4 से गुणा होगा, 4 यहाँ, 4 एकम 4। इसके बटा में 4 है तो 4 के पहाड़े में 3 नंबर पे 12 आता है, 4 3 12, 3 आ गया तो 3 से हम 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो ये बन जाएगा 6 4 10, 10 और 3 13, 13/12 इसका फाइनल आंसर आया। ऑप्शन स में दिया हुआ है, स ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 68 क्वेश्चन में लिखा हुआ है दा शब्द में अधिकतम कितने समकोण बन सकते हैं। दा शब्द में अधिकतम कितने समकोण, समकोण यानी कि 90 डिग्री के कितने कोण बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं, देखो ध्यान से आप समझना। हमारे पास एक शब्द है दा, मैं यहां थोड़ा बड़े अक्षरों में इसे लिखूंगा, ये है दा, THE। इसमें समकोण बताने कितने बन रहे हैं। समकोण यानी 90 डिग्री के कोण। तो पहले तो आप देखो एक कोण तो इधर बन रहा है, दूसरा कोण इधर बन रहा है, तो 2 तो यही हो गए, 1 2। फिर इसमें एक कोण यहां 3, ये वाला कोण 4, ये वाला 5, ये वाला 6 तक हो गए। ये हो गया 7, यहां पर कोण बना 8वां, यहां पर 9वां समकोण और यहां पर
10वां। 10 समकोण इस आकृति में बने हैं। आपको समझ में आए होंगे, एक एक करके सारे मैंने समझाए हैं। तो ऑप्शन में देखिए, स ऑप्शन में लिखा हुआ है 10, तो स ऑप्शन इसका राइट हो गया। आगे है 68 नंबर क्वेश्चन, 68वां 69वां क्वेश्चन सॉरी। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उचित विकल्प चुनिए। वह चतुर्भुज जिसके सभी कोण बराबर हैं एक वर्ग होता है। सभी कोण बराबर हैं तो वह एक वर्ग होता है। क्या ये सही है? तो सभी कोण बराबर होने पर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360। चारों कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया। अब 90 डिग्री के कोण वाली दो तरह की आकृतियां बनती है। एक तो ये वर्ग बन जाता है, ये तो क्या है? वर्ग। दूसरा एक आयत भी तो होता है ना, आयत के भी तो चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो आयत और वर्ग दोनों ही होते हैं, लेकिन इस कथन में लिखा हुआ है कि वह चतुर्भुज जिसके सभी कोण बराबर है वो एक वर्ग होता है। तो ये कथन तो हो गया गलत। आगे है, यदि a और b पूर्णांक है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल, ये पूरे का वर्गमूल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल a प्लस बी होता है। ये गलत है कथन। a स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ करोगे तो जो संख्या आंसर आएगी वो a प्लस बी के वर्गमूल के बराबर नहीं होती है। ये आपको अगर गणित के क्वेश्चन आपने सोल्व करे हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके साथ अगर प्लस 2ab होता तब ये a प्लस बी बनता, तो इसमें तो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये कथन भी गलत है। पहला भी गलत कथन है, दूसरा भी गलत है, यानी असत्य है दोनों कथन। तो इन सारे ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है दोनों ही कथन असत्य है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, दोनों कथन असत्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 70। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के आसन कोणों का अनुपात 1:5 है तो x तथा y का मान क्या होगा? x और y का मान बताना है। देखिए आसन कोण कितने हैं? 1:5 के अनुपात में है। तो पहला कोण अगर हम x तो मान नहीं सकते क्योंकि यहां पर x तो पहले से लिखा हुआ है। पहले कोण को अगर मैं a मान लूं तो दूसरा कोण क्या होगा? 5a। अगर x की वैल्यू हम a माने तो y की वैल्यू क्या होगी? 5a होगी। x की वैल्यू को a मान लो तो y की वैल्यू 5a होगी। 1:5 में दिया हुआ है ना, इसलिए। अब आसन कोणों का योग जो होगा x प्लस वाई का योग बराबर 180 डिग्री होगा। x की जगह पर a है, y की जगह पर 5a है, तो बराबर में 180 डिग्री। a और 5a 6a, 6a का मान 180 डिग्री, तो a का मान आ जाएगा 180 डिग्री बटा 6, तो a का मान आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री आ गया। तो x तथा y का योग होगा, लीजिए अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी थी, मेरे को ये लगा कि x और y का मान ही ज्ञात करना है। x और y क्या है? आसन कोण है, और आसन कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज होने के कारण, ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो ये आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ए बी सी मानने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे कि 180 डिग्री होता है। ये तो हम क्या कर रहे थे? ए और बी के मान निकाल रहे थे। देखिए ए का मान 30 डिग्री है तो एक्स का मान यहाँ 30 डिग्री आ जाता, और बी का मान 5y है, 5a है y का मान, तो 5 × 30 डिग्री 150 डिग्री आ जाता। तो 180 डिग्री इनका तब भी आ रहा है, और डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। ये इसी प्रॉपर्टी का तो हमने यहाँ पर यूज किया था, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो दोबारा से थोड़ी लिखेंगे कि ये 30 आ गया और 150 आ गया इसलिए ये 180 है। 180 का तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, उसका यूज किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 71, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मेरी आयु अभी y वर्ष है, 10 वर्ष बाद मेरी आयु क्या होगी? आज के समय जो y वर्ष का है, 10 साल के बाद उसकी आयु में 10 साल की वृद्धि हो जाएगी, तो y प्लस 10 इसका उत्तर आएगा, जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। ब ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए। आगे 72 नंबर क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है। पद x बटा 15 में x का गुणांक है x बटा 15, इसमें x का गुणांक बताना है। तो याद रखिएगा ये जो x होता है ना, ये एक्चुअल में यहां होता है, ये 1/15 इंटू में x है। ये x यहां पर इसके आगे 1 लिखा हुआ है, तो x को हमने इसके साथ लिख दिया, लेकिन ये x यहां होता है, तो 1/15 इसका गुणांक हो गया। 1/15 इसका उत्तर है, ऑप्शन द में लिखा मिला आपको, इसको आप टिक कर दीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 73।
यदि a बराबर 5 सेमी, b बराबर 9 सेमी और h बराबर 5 सेमी, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। अब देखिए समांतर भुजाएं a और b दो समांतर भुजाएं हैं, इनका तो हो जाएगा योग गुणा में बीच की दूरी ये h का गुणा हो जाएगा। मान रखेंगे 1/2 a और b का योग 5 + 9 और गुणा में h का मान 5, तो यह आएगा 5 और 9 14, तो 14 बटा में, इसको वैसे डायरेक्ट ही सोल्व कर लेते हैं, 1/2 गुणा 14 गुणा 5, 14 से ये 2 कट जाएगा 7 पे, तो ये बच जाएगा 1 गुणा 7 गुणा 5, 7 5 ये 35, 35 एकम 35, तो 35 वर्ग सेमी या 35 सेमी स्क्वायर इसका उत्तर आ गया। स ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की परिभाषा जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो। एक से अधिक गुणनखंड यानी 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड, 4 गुणनखंड, तो वो तो अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह की जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं होती है। इन सभी संख्याओं में आप एक बात नोट करोगे कि 2 के 2 ही गुणनखंड है, एक तो खुद 1 और एक 2। 3 के भी 2 ही गुणनखंड है, 1 और 3। 5 के भी 2 ही गुणनखंड है, 1 और 5। 17 के 2 गुणनखंड है, 1 और 7 के भी 2 गुणनखंड है, 1 और 7। 11 के भी 2 गुणनखंड है, 1 और 11। 2 ही गुणनखंड होते हैं। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो तो ये सही है, जिसका कोई गुणनखंड नहीं हो ये भी गलत है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो ये भी गलत है। तो ये ब ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। ये हमारा आंसर आ गया इसका। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। x माइनस 1/x का मान 11 दिया हुआ है, तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान बताना है। इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है बराबर में 11। अगर मैं इसके ऊपर पावर 3 लगा दूं और इधर भी पावर 3 लग जाएगी, अब ये बन गया a माइनस बी का होल पावर 3। a माइनस बी की होल पावर 3, यहां पर मैं फार्मूला लिखता हूं, उसके अंदर अपने अप्लाई करेंगे। a माइनस बी की पावर 3 होता है a² माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b की पावर 3। ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। इसको खोलेंगे तो ये आंसर हमें प्राप्त करना है। कैलकुलेशन करके बनाते हैं इसे। सबसे पहले देखो a की पावर 3 लिखना था, यहाँ a की पावर 3, तो x की पावर हो जाएगा 3। थोड़ा मैं इसको हटा के लिखता हूं, यहां से लिखता हूं x की पावर 3, फिर माइनस 3a² b, 3 गुणा a² यानी x का स्क्वायर गुणा में b यानी 1/x, फिर प्लस 3 गुणा ab² यानी a का मान x और b का स्क्वायर यानी 1/x², और लास्ट में है b की पावर 3 यानी 1/x और x की पावर 3 हो जाएगी। 1 की पावर भी 3 होती है, लेकिन वो 1 की पावर 3 1 ही होता है। अब देखो इसको सोल्व करोगे थोड़ा सा तो हमें ये मिल जाएगा x की पावर 3। ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको हम, क्योंकि इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम यहां पर इधर ले आएंगे, क्योंकि इसका मान हमें चाहिए x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। जो यहां से बचेगा वो मैं इसके आगे लिख रहा हूं, और बराबर में 11 की पावर 3 जो है ना, वो अभी मैंने लिखा नहीं है। 11 की पावर 3 करने पे 1331 आता है। ये आगे सामने लिखेंगे इसके, ठीक है, अभी क्योंकि इसका मान रखने के बाद यहां मैंने लिखा नहीं। अब देखो यहां से x कटेगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 3x, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आप देखो ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का बच जाएगा 3/x, प्लस का 3/x, और बराबर में इसके आ जाएगा 1331।
अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो ये वाला जो मान है ये बराबर के दूसरी तरफ ले चलते हैं। x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 बराबर 1331। ये माइनस का जो 3x है ये प्लस का 3x हो जाएगा, और प्लस का 3/x है ये माइनस का 3/x हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो ये तो एज इट इज सामने पड़ा ही है, 1331 भी एज इट इज पड़ा है। इसमें देखो 3 आ रहा है कॉमन, 3 को ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा, यहां से 3 चला गया बाहर तो x बच गया, और यहां से 3 बाहर चला गया तो 1/x बच गया। अब ये बन गया 3 गुणा x माइनस 1/x, और ये x माइनस 1/x हमें शुरू में ही पता है, ये दिया हुआ है x माइनस 1/x 11 है, तो हम इसकी वैल्यू यहां रख देंगे 1331 प्लस 3, और इस पूरे की वैल्यू 11 है, तो बराबर में आ जाएगा 1331 प्लस 11 इंटू 3 33। 1331 और 33 करेंगे गुणा जोड़ करेंगे तो 1364 आ जाएगा, यानी इस वैल्यू का मान आ गया 1364। 1364 ऑप्शन ब में दिया हुआ है, ब ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हमने आज वीडियो के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक करे सॉल्व। सारे क्वेश्चन अच्छे थे, एक एक करके आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।